नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज है 25 दिसंबर। यूं तो साल का हर एक दिन किसी ना किसी बात के लिए खास होता है। खास उस दिन को कौन लोग खास मनाते हैं? उस तारीख को जन्मे व्यक्तित्व, उसमें तारीख में अगर किसी व्यक्तित्व की मृत्यु हुई है या कोई राजनीतिक या ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसका पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है। तो क्या हुआ था 25 दिसंबर को? ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो आपको जाननी चाहिए? और आपको 100% जब आप इन घटनाओं को जानेंगे तो आपकी एक अंदरूनी समझ विकसित होगी। आप जानते हैं कि आपकी अंदरूनी जो समझ होती है वो आपको हर क्षेत्र में मदद करती है, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सीधी बात कहें, या परीक्षा की तैयारी ना भी कर रहे हो। अंदरूनी समझ तो अपने आप में मायने रखती ही है। मेरे प्यारे साथियों, आज 25 दिसंबर को एक व्यक्तित्व का निधन हुआ था। नाम थे चार्ली चैपलिन। कहा जाता है कि पूरी दुनिया को हंसाने वाला ये शख्स अंदर से कितना टूटा हुआ था, इस बात का अंदाजा इनके जीवन में घटी घटनाओं से आप लगा सकते हैं। चार्ली चैपलिन, जिनका जन्म लंदन में हुआ। जीवन शुरू हुआ तो कहा जाता है कि जो पिता थे वो शराबी थे, माता जो है वो पागल हो गई थी, मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। दो बार उनको मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ा, लेकिन बात नहीं बनी। भूखे सोते, खाना ढूंढते, लेकिन आखिरकार कहते हैं कि चार्ली चैपलिन का जो मुकाम है वो बहुत बड़ा मुकाम है। और एक समय यह भी कहा गया कि इनकी आमदनी अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा थी। कैसी थी चार्ली चैपलिन की जिंदगी? चार्ली चैपलिन की जिंदगी, आप उनको एक हास्य कलाकार के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी जो व्यक्तिगत जीवन था वो बड़ा ही उथल पुथल भरा रहा। उनकी 4 पत्नियां थीं। चारों पत्नियों ने समय समय पर उन पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए, जिन आरोप, देखिए हम ये नहीं कहते वो सच थे या झूठ, लेकिन वो आरोप उनको व्यक्तिगत रूप से परेशान करने के लिए काफी थे। चार्ली चैपलिन वो शख्स जिन्होंने टाइम्स मैगजीन के कवर पेज में आना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। 1925 में सिनेमा जगत के वो पहले कलाकार थे जिनको 6 जुलाई 1925 को टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर छापा था। अगली तस्वीर आप गांधी जी के साथ देख रहे हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन का दौर, साल 1931। गांधी जी MS राजपूताना जहाज से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। वहीं पर किसी ने कहा कि आपसे चार्ली चैपलिन मिलना चाहते हैं। तभी गांधी जी ने कहा कि देखिए, ना तो मुझे सिनेमा में रुचि है, मैं इसलिए भी नहीं मिलूंगा, और चूंकि ये गोरे हैं, ये अंग्रेज हैं, इसीलिए भी मुझे इनसे मिलने में कोई रुचि नहीं है। तभी किसी ने कहा कि गांधी जी, इनको आप दूसरे अंग्रेजों की तरह मत समझो। इनका पूरा जीवन भूख प्यास, व्यक्तिगत समस्याओं से लड़ते हुए बीता है और गरीबी से उठकर आए हैं। आज जो उनका मुकाम है वो मुकाम किसी भी देश की सीमा से बंधा हुआ नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए ही हंसाने काम करते हैं, कहते हैं। तभी गांधी जी इनसे मिलने के लिए तैयार हुए। ये वो तस्वीर है जिसमें आप गांधी जी से इनकी मुलाकात देख सकते हैं। 1940 का दौर आया। 39-40 दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। एडोल्फ हिटलर के प्रति जो मित्र देश थे उनकी घृणा अपने आप पीक पर थी। हिटलर जो एक तानाशाह के रूप में जाना जाता है, और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि हिटलर को जब जब भी कभी किसी व्यक्ति को हिटलर कहा जाएगा तो वो एक कमेंट के रूप में होता है। बहुत कम लोग हैं जो उसे कॉम्प्लीमेंट के रूप में लेते हैं। जर्मनी के भले ही वो हीरो रहे हों, लेकिन पूरे विश्व में हिटलर की जो इमेज एक तानाशाह की है। इसी बात को कोट करते हुए उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था द ग्रेट डिक्टेटर। कहा जाता है कि हिटलर इसी घटना के बाद चार्ली चैपलिन का विरोधी हो गया था। आखिरकार चार्ली चैपलिन ने यह सब निर्णय क्यों लिया? चार्ली चैपलिन लुक्स लाइक द हिटलर। अगर आप देखें तस्वीर में तो पता चल जाएगा कि चार्ली चैपलिन का कद, काठी और मूंछों का जो संरचना थी वो बिल्कुल हिटलर से मिलती जुलती थी। फिर मैंने आपको बताया कि जीवन पूरी तरीके से उथल पुथल भरा था ही, वो मुकाम मिल नहीं पा रहा था। कहा जाता है कि वो एक फिल्म बनाई उन्होंने, द लाइमलाइट। लाइमलाइट क्या थी? वो अपने जीवन पर जो जिस तरीके से संघर्ष भरा उनका जीवन रहा, उस जीवन पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। वो चाहते थे इसका वर्ल्ड प्रीमियर हो, लेकिन कहा जाता है एक किसी काम से जैसे ही वो अमेरिका से निकले, अमेरिका ने उनकी री एंट्री जो है बैन कर दी। सवाल ये कि पैदा लंदन में हुए, अमेरिका में क्या कर रहे थे? अमेरिका आप जानते हैं जो हॉलीवुड है वो गढ़ है, लॉस एंजल्स एक गढ़ है किनका? हॉलीवुड के सितारों का और हॉलीवुड की फिल्मों का। जैसे ही वहां से बाहर निकले, री एंट्री बैन कर दी गई। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि धीरे धीरे इन लोगों को यह एहसास होने लगा था कि भाई चार्ली चैपलिन जैसा कलाकार एक इस सिनेमा जगत की एक विरासत है। वापस बुलाए गए एक सम्मान के लिए। कहा जाता है कि सम्मान में 12 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। जब लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं उसे स्टैंडिंग ओवेशन कहते हैं। वो अब तक सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन था। मृत्यु कहां हुई? मृत्यु हुई स्विट्जरलैंड में। मृत्यु के बाद भी, मृत्यु की घटना भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। दफनाया जाता है। दफनाने के बाद चोर उनकी डेड बॉडी को चुरा लेते हैं, और कहा गया कि उन्होंने इसके बदले में एक पैसा मांगा कि हम आपको डेड बॉडी तब देंगे जब आप इस पैसे को हमें दे देंगे, जैसा कि अपहरणकर्ता करते हैं। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि देखिए, जो चार्ली चैपलिन है वो हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, हमें कोई जरूरत उनकी डेड बॉडी की नहीं है। बाद में चोर पकड़े गए और एक झील के किनारे उनको दफना दिया गया। इतिहास की अगली घटना जुड़ी है कोल्ड वॉर के अंत से, वर्ष 1991 का साल। पहले आप थोड़ा सा वापस जाइए। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। 2 देश आमने सामने खड़े थे, सोवियत संघ और अमेरिका। किस बात को लेकर? कि पूंजीवाद अच्छा है कि साम्यवाद अच्छा है।
हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए उसने अमेरिका को देश के नेताओं की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था। यह बात उस देश को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी, जो देश उस समय का सबसे ताकतवर देशों में से एक है, जिसके पास जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा था, संसाधनों की कमी नहीं थी, लड़ने की इच्छा शक्ति की कमी नहीं थी, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो यह कहा जाए कि उसके पास नहीं है। वो देश था सोवियत संघ। दोनों देशों में विचारधारा के वर्चस्व को लेकर के हम किस किस को अपने खेमे में कर सकते हैं, एक कहानी शुरू हुई। इसी कहानी को कोल्ड वॉर कहा जाता है। यह कोल्ड वॉर की सबसे बड़ी ताकत थी सोवियत संघ के रिसोर्सेज, लेकिन सोवियत संघ में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जब इतना बड़ा देश होता है तो संभालना भी उसको आसान नहीं होता। ये सोवियत संघ में क्या समस्याएं चल रही थी, ये बातें मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, और उनके इस्तीफे के साथ ही ये सोवियत संघ 15 देशों में टूट जाता है। इन 15 देशों में ही एक देश है यूक्रेन, जो आज रूस और यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है। यूक्रेन उन्हीं 15 देशों में से एक देश है। उसी सोवियत संघ से टूटने के बाद रशिया इस सोवियत संघ में से सबसे बड़ा देश बनकर सामने आता है, जिनका आज झगड़ा भी चल रहा है। कहा जाता है कि पुतिन को वो सोवियत संघ का जो सपना है ना, वो उसको भी भूल नहीं पाए हैं कि जो हमारा देश पहले कितना बड़ा था। जैसे ही सोवियत संघ टूटा, सीधी सी बात थी, ताकत कमजोर पड़ गई। और झगड़ा ताकत का था, झगड़ा अपने वर्चस्व का था, झगड़ा अपनी विचारधारा के विस्तार को था। जब इसके पीछे एक ही चीज काम कर रही थी, द रिसोर्सेज, तो ऐसी स्थिति में सीधी बात यह थी कि सोवियत संघ अब कमजोर पड़ा और लोगों ने कहना शुरू किया कि कोल्ड वॉर समाप्त हो गया है, शीत युद्ध अंत हो गया। शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक ऐसी रस्साकसी जिसके बीच में पूरी दुनिया पिस रही थी। झगड़ा विचारधारा को लेकर था कि पूंजीवाद अच्छा है कि साम्यवाद अच्छा है। लेकिन अब जब ये वीडियो आप देखें तो आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है कि क्या कोल्ड वॉर कागजों पे खत्म हो गया, या आज भी अमेरिका और रूस में कोई वैचारिक लड़ाई नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो मैं ये मानता हूं कि इट वाज द सेकंड फेज ऑफ कोल्ड वॉर। ये कोल्ड वॉर का, ये शीत युद्ध का दूसरा दौर चल रहा है। और क्या घटनाएं हुई? हमारे 10वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनका जन्म हुआ कहां हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। देखिए, देश के 3 बार ये प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आज भी हमें याद रखनी चाहिए। जैसे एक घटना तो मैं ये कहूंगा कि एक अनचाही घटना थी, जब ये कुल 13 दिन के प्रधानमंत्री बने। 16 मई 1996 को पहली बार ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और 13 दिन बाद इन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। एक दिलचस्प किस्सा है, सुनना चाहेंगे तो सुनिए। कहते हैं कि जब ये 13 दिन की इस सरकार के बाद इस्तीफा दे रहे थे तो लोग इनको टीवी पर सुन रहे थे। ये कहा जाता है कि लोकसभा की उस समय से पहले कार्रवाइयां टीवी पर नहीं आती थी, लेकिन आज पूरा देश सुन रहा था कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी भाषण दे रहे थे, वो कह रहे थे कि मुझे सत्ता का मोह नहीं है, मैं अपना इस्तीफा देने जा रहा हूं, ये देश मेरे लिए प्राथमिकता है, सरकारें आएंगी जाएंगी। तो लोगों ने ये कहा कि ये जो लोकसभा का प्रसारण चल रहा था असल में ये, और इस लोकसभा के प्रसारण में अटल जी जो भाषण दे रहे थे, ये भाषण अगले चुनाव की तैयारी था। हालांकि 13 दिन बाद फिर सरकार फिर बनी और फिर 13 महीने बाद, इस बार 13 महीने की सरकार बनी। फिर सरकार 10 अक्टूबर 1999 को तीसरी बार पीएम बने और 2004 में कार्यकाल पूरा होना था, 6 महीने पहले जो है इस्तीफा दे देते हैं। देखिए, अटल जी का जो जीवन है, अटल जी का जीवन ग्वालियर में पैदा हुए, पहले आरएसएस से जुड़े, फिर जनसंघ से जुड़े। सवाल यह कि जनसंघ क्या है? भैया, इसी जनसंघ से बीजेपी बनी है, इसी जनसंघ से निकलकर बीजेपी बनी है। तो आप कह सकते हो कि बीजेपी जब से शुरुआत हुई है और अपने मृत्यु तक वो हमेशा ही बीजेपी में अपना योगदान किसी न किसी रूप में देते रहे। इनके जीवन काल की कुछ प्रमुख घटनाएं जो हमें अच्छे से जाननी चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन शक्ति, जब हमने पोखरण में दूसरी बार परमाणु विस्फोट करके साबित कर दिया कि हम एक परमाणु शक्ति हैं। भारत को परमाणु शक्ति घोषित करने में जो योगदान है वो अटल जी का बहुत बड़ा है। अटल जी ने ही पूरी दुनिया के सामने कहा था कि भारत आज एक परमाणु शक्ति है। दूसरी क्या कहानी है? देखिए, कांधार हाईजैक आप जानते होंगे, 23 तारीख की यह घटना थी, 23 से 24 तारीख की, यह भी दिसंबर की घटना है जब कांधार हाईजैक हुआ। जब IC-814 विमान को जो काठमांडू से दिल्ली आ रहा था, 4 हमलावर, चीफ, बर्गर, भोला और शंकर, जो उनके कोड वर्ड थे, ये लोग जो है हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैक करने के बाद लाहौर ले जाया गया, लेकिन लाहौर में परमिशन नहीं मिली। अमृतसर में उतारा गया, अमृतसर में खड़ा रहा, फिर लाहौर से आप जानते हैं दुबई, और फिर कांधार ले जाया गया। ये घटना भारत की एविएशन सेक्टर की बहुत बड़ी चूक मानी जाती है और हमें रिहा करना पड़ा उन 3 मिलिटेंट्स को जो बाद में भारत के लिए सिरदर्द ही बने। और चूंकि
बड़े अच्छे वक्ता कहे जाते हैं, बड़े अच्छे खुले विचारों के कहे जाते हैं। तो इसी समय की एक बात है जब इन्होंने पाकिस्तान से अपने संबंध सुधारने की कोशिश की। हालांकि ये देश ऐसा है कि इसको प्यार की भाषा कभी समझ में आती नहीं है। अमन जो एक बस यात्रा शुरू की गई जो दिल्ली से लाहौर जाती थी, पहली बस यात्रा में खुद गए, पीछे शत्रुघ्न सिन्हा साहब देख सकते हैं, देवानंद भी इस बस यात्रा में गए थे ताकि अच्छा कुछ हो सके। लेकिन क्या पता था कि एक तरफ हम जिस पाकिस्तान से अपने मन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारी गर्दन काटने की कोशिश कर रहा था, और शुरू हुआ कारगिल वार। बाकी द रेस्ट इज हिस्ट्री। आप जानते हैं कि जिस तरीके से हमारे जवानों ने अदम्य शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज पाकिस्तान कुछ भी बोले कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, रियलिटी इज दैट कि आपने मुंह की खाई थी और आप कभी जिंदगी में भारत से जीत भी नहीं सकते। अगर आप कहते हैं ना कि जब 1 to 1 आ जाए तो बाकी तो तुम षड्यंत्रकारी हो, दुष्ट किस्म के व्यक्ति हो। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि नंग बड़ा परमेश्वर से। जो नंग किस्म के आदमी था वो भगवान से बड़े मान लिए जाते हैं। कई बार संसद भवन पर हमला हुआ, संसद भवन पर हमला आप जानते हैं, मिलिटेंट्स अटैक हुआ था। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो इनके जीवन के जुड़ी हुई हैं। एक और व्यक्तित्व जिनके बारे में आज आपको समझना चाहिए, पंडित मदन मोहन मालवीय। इनका भी जन्म हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो हैं, इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ था और इनको महामना की उपाधि दी जाती है। डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा इनको कर्मयोगी कहा गया। कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, चरमपंथी और नरम, क्योंकि कांग्रेस में 2 विचारधाराएं चलती थी, गरमपंथी और नरमपंथी। कहा जाता है कि दोनों ही विचारधारा के ये नेता थे। नमक सत्याग्रह सविनय वगैरह आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस के 4 अधिवेशनों में 1909, 1913, 1919 और 1932 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। गिरमिट प्रमुख योगदान क्या है? गिरमिट या मजदूर, जो मजदूर ले जाए जाते थे कहां पर, अफ्रीका में, जिनको बंधक बनाकर उसको खत्म कराने में इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया था। और इन्होंने ही सत्यमेव जयते को बहुत लोकप्रिय बनाया। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की। कहा जाता है कि जब विभाजन हो रहा था तो उस समय हिंदू महासभा का रोल बहुत बड़ा रोल था उस विभाजन को रोकने में या किसी प्रकार की त्रासदी को रोकने में। 1916 में बीएचयू की स्थापना की। 2014 में इन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला। मदन मोहन मालवीय जी के बारे में एक बात और समझिए आप। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई थी जिसका काम था कि इस नरसंहार की जांच करना, वो उसके चेयरमैन मालवीय जी ही थे, पंडित मदन मोहन मालवीय। ये शख्स जो सिगार फूंक रहे हैं जिन्ना है। ये शख्स जो सिगार फूंक रहे हैं ये जिन्ना है। इनको भी आज के दिन के लिए याद किया जाता है। जिन्ना आप जानते हैं मुस्लिम लीग के प्रोमिनेंट लीडर, जिन्होंने, हालांकि कवि इकबाल को माना जाता है कि जिन्होंने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। द्विराष्ट्र का सिद्धांत देने वाले कौन था? कवि इकबाल। ये भी आज पैदा हुए, ठीक है, और कराची में पैदा हुए थे। कराची आजकल खूब लाइटों में है, धुरंधर फिल्म को लेकर, लयारी को लेकर, और अपने ऊपर लग रहे बैंड को लेकर, और अपने द्वारा की जा रही कमाई को लेकर, सब तरीके से चर्चा में है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो जिन्ना साहब हैं, अब तुम कहोगे साहब क्यों कह रहे हो? चलो ठीक है, हमारे यहाँ की संस्कृति कुछ ऐसी है कि चलो ठीक है, हम किसी को अपमानित नहीं करते। फिर भी कुछ लोगों को ऐतराज हो सकता है तो मैं जिन्ना कहकर ही संबोधन करूंगा। जिन्ना का जन्म हुआ कराची में। कराची में जन्म होता है। शुरुआत में बड़े पक्षकार थे हिंदू मुस्लिम एकता के, लेकिन अचानक से क्या होता है? अचानक से झुकाव कट्टरपंथ की तरफ होता चला गया, मुस्लिम लीग की तरफ होता चला गया। अलग पाकिस्तान बनाने को अड़ चले। चौधरी रहमान अली जो था, रहमत अली, उसने जब पाकिस्तान शब्द दिया 1940 के लाहौर प्रस्ताव में साफ कह दिया कि हमें तो पाकिस्तान ही चाहिए। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से किसी बात को करने को तैयार ही नहीं थे जब तक कि ब्रिटानी हुकूमत ये ना कह दे कि हम अलग देश बनाएंगे। अलग देश कैसे बना? द्विराष्ट्र के सिद्धांत से बना। कई बार लोग ये पूछते हैं, जो 2 नेशन थ्योरी है, द्विराष्ट्र का सिद्धांत है, वो किसने दिया? लोग अचानक से जिन्ना का नाम ले देते हैं, गलत है ये। कभी इकबाल हैं, इकबाल ने पहली बार इलाहाबाद में कहा था कि देखिए हिंदू और मुसलमान 2 अलग देश हैं। ऐसी ही बात हाफिज कुरान या मौलाना जनरल कहा जाने वाला आसिम मुनीर भी करता है ऐसी ही बातों को। तो मतलब उधर इन्होंने इधर तोड़ने की बात की, वो इधर तोड़ने की बात करता है। चलिए वो उनके देश का मामला है, अपने लोगों के सामने कैसे भी शान बखारें, इसका हमसे क्या मतलब है। लेकिन फिर भी जानकारी मुंह पे आई बात तो मैंने आपको बता दी। 1940 के लाहौर प्रस्ताव में साफ कर दिया कि हमें पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। न क्रिप्स मिशन से सहमत हुए, न बेबेल योजना से सहमत हुए, कैबिनेट मिशन से भी सहमत नहीं थे, क्योंकि इन तीनों में ही पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान को बनाने का कोई जिक्र नहीं था। 16 अगस्त 1940 को जिन्ना ने साफ कर दिया कि मुझे पता है पाकिस्तान कैसे मिलेगा। कैसे मिलेगा? दंगों से मिलेगा। दंगों की शुरुआत हुई और जिन्ना ने कहा कि यह सीधी कार्रवाई दिवस है। 16 अगस्त द डायरेक्ट एक्शन डे इसको डिक्लेयर किया और नारा दिया
कि या तो दो पाकिस्तान, या तो नष्ट भारत होगा, या भारत के दो टुकड़े होंगे। भारत के तो दो टुकड़े आपने कर लिए। रही बात नष्ट होने की, तो कौन सा देश नष्ट होने का कगार पे है? जिन्ना साहब, ये आपको पता होनी चाहिए। और कहा जाता है कि जिन्ना ने जब पाकिस्तान बनाया, कुछ पल बाद ही एहसास हो गया गलती हो गई। कैसे मरे जिन्ना? अफगानिस्तान गए थे, बीमार हो गए, कराची पोर्ट पर लाए गए, कराची पोर्ट पर एम्बुलेंस का तेल खत्म हो गया। अब सोचिए उस देश के हालात, जिस देश के कायदे आजम है ना, जिस देश के कायदे आजम जो आज राष्ट्रपति के समतुल्य होते हैं हमारे, वो इसलिए मर जाए क्योंकि उसकी एम्बुलेंस का तेल खत्म हो गया। माशा अल्लाह है ये देश, जिसके बारे में कहा जाता है कि कुछ नेता जिन्हें सच्चे मायने मुसलमान भी नहीं कहा जा सकता, उनकी सिर्फ एक ही नारा था कि हाथ में लोटा मुंह में पान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, और बर्बाद कर दिया। आज ये पाकिस्तान हमारे इस क्षेत्र का नासूर है, ये कैंसर है, और एक कैंसर पता नहीं किस तरीके से खत्म होगा, वो तो आने वाली चीजें ही बता पाएंगी। 25 दिसंबर का दिन एक दिन के लिए और खास है, क्रिसमस, भगवान ईसा मसीह का जन्म, और जो ईसाइयों के प्रॉफिट कहे जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कहां जन्म होता है? जन्म हुआ था बेथलेहम में, जो जेरूसलम के साउथ में है। यह जगह आज कहां पड़ती है? ये फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में है। कहां पर है? फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम यूसुफ था, माता का नाम मरियम है। कहा जाता है कि रोमन गवर्नर पोंटियस ने इनको क्रूसिफाइड किया था। ये तस्वीर बड़ी फेमस है, और आप किसी भी चर्च में जाएंगे तो वहां पर ये सब दृश्य आपको मिलेंगे। ये इनको क्रूसिफाइड किया गया है, और जिस दिन इनको क्रूसिफाइड किया गया था उस दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है। किसने सूली पर चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। कहा जाता है कि शुक्रवार को यह घटना हुई थी। नाम भले ही गुड फ्राइडे है, लेकिन ये एक दुखद कहानी है। उसके तीसरे दिन, शुक्रवार, शनिवार और संडे के दिन, कहा जाता है कि भगवान ईसा मसीह का फिर जन्म हुआ, और उस दिन को ईसा जो क्रिश्चियन है वो क्या बनाते हैं? ईस्टर का त्यौहार बनाते हैं। तो ये कुछ जानकारी है जो 25 दिसंबर के रिगार्डिंग मेरे द्वारा दी गई, और ऐसी जानकारी लेकर हर रोज मैं आपके सामने आता रहूंगा। आप इस सेशन के बारे में क्या सोचते हैं, और आप इस सेशन को और कैसे रोमांचक बनाना चाहते हैं हमसे, और आप क्या सपोर्ट चाहते हैं जिससे आपकी जानकारी में, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी जीके में बहुत बढ़ोतरी हो, और आप हमसे क्या चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ना नहीं भूलिएगा। जब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, अलविदा नहीं, धन्यवाद।